तो चलिए सीधे 1858 से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये 1857 के विद्रोह का एकदम सीधा परिणाम था। ब्रिटिश सरकार इसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहकर लाई थी। अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। बिल्कुल। इस एक्ट ने प्रशासन के ढांचे में 5 बड़े बदलाव किए। पहला प्रोविजन ये था कि भारत का शासन अब सीधे हर मैजेस्टी यानी ब्रिटिश महारानी के नाम पर किया जाने लगा, मतलब कंपनी का रूल खत्म। इसका उद्देश्य भारतीयों को यह विश्वास दिलाना था कि अब सीधे क्राउन उनका ध्यान रखेगा। और एग्जाम इनसाइट के लिए याद रखें, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो जैसे एक कंपनी वही है, बस सीईओ का टाइटल बदल दिया गया है और उसे अब सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जोड़ दिया गया हो। एग्जैक्टली। बहुत सटीक तुलना है। दूसरा प्रोविजन था डबल गवर्नमेंट का अंत, यानी पिट्स इंडिया एक्ट से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला सिस्टम चला आ रहा था, उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अच्छा, मतलब पावर्स का जो टकराव होता था उसे खत्म करके एक यूनिटरी कंट्रोल लाया गया। हाँ, एकदम सही। और इस कंट्रोल को चलाने के लिए तीसरा प्रोविजन लाया गया। लंदन में एक नया पद बनाया गया जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। इस व्यक्ति को भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण दिया गया और ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। तो इसका मतलब ये सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। बिल्कुल। अब अकेले एक इंसान के लिए इतने बड़े देश को चलाना तो नामुमकिन था। तो चौथे प्रोविजन के तहत इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। ये एक एडवाइजरी बॉडी थी जिसका चेयरमैन खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। राइट, पर क्या इस काउंसिल की सलाह मानना सेक्रेटरी के लिए जरूरी था? नहीं, ये सिर्फ सलाहकार थी। और इसका 5वां प्रोविजन काफी टेक्निकल है पर एग्जाम के लिए अहम है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एक कॉर्पोरेट बॉडी यानी निगमित निकाय बना दिया गया। इसका सीधा अर्थ ये था कि ये संस्था अब इंग्लैंड और भारत में किसी पर भी मुकदमा कर सकती थी और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। तो अगर हम 1858 के एक्ट को देखें तो इसने लंदन में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक किया पर भारत में जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं लाया, और इसी कमी ने अंग्रेजों को एहसास दिलाया कि भारतीयों का सहयोग लेना पड़ेगा। हाँ, और यहीं से शुरू होती है कॉर्पोरेशन की नीति जो हमें अगले एक्ट तक ले जाती है। ठीक है, तो अब आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ये भारतीयों के सहयोग की शुरुआत थी। अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। इस एक्ट के भी 5 मेन प्रोविजंस हैं। पहला और सबसे बड़ा कदम कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करना। वाइसरॉय को पावर मिली कि वो अपनी काउंसिल में कुछ भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट करें। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। मेरा एक सवाल है यहाँ, क्या ये असली पावर थी या सिर्फ दिखाने के लिए उन्हें वहां बिठा दिया गया था? देखिए, ये पूरी तरह से दिखावा था। उनके पास कानून पर कोई रियल पावर नहीं थी। इसका रीजन बस ये था कि 1857 जैसा विद्रोह वापस ना हो। दूसरा प्रोविजन था डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की शुरुआत। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनकी कानून बनाने की शक्तियां वापस दे दी गईं। अच्छा, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था उसे रिवर्स कर दिया गया। एग्जैक्टली। और इसी डिसेंट्रलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए तीसरा प्रोविजन आया। बंगाल में 1862, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 1886 और पंजाब में 1897 के लिए नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। प्रीलिम्स के लिए इन सालों का क्रम याद रखना जरूरी है। राइट। उसके बाद चौथा प्रोविजन क्या था? चौथा प्रोविजन था पोर्टफोलियो सिस्टम को कानूनी मान्यता देना। इसकी शुरुआत 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने की थी। इसका मतलब था कि वाइसरॉय की काउंसिल का एक सदस्य एक या ज्यादा डिपार्टमेंट्स का प्रभारी होगा और वो अपने डिपार्टमेंट के फाइनल फैसले ले सकता था। जैसे आज के टाइम में हमारे अलग अलग मंत्रालय होते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। बिल्कुल वैसा ही। और 5वां प्रोविजन आपातकालीन स्थितियों के लिए था। वाइसरॉयज को इमरजेंसी में बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति के ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। इसकी वैलिडिटी 6 महीने होती थी। आज के संविधान में जो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है उसकी जड़ें यही हैं। तो पावर का विकेंद्रीकरण तो शुरू हुआ, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अभी भी नाम मात्र का था। इस असंतोष के चलते 1892 का एक्ट लाया गया। अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। 1892 के एक्ट में 3 बड़े प्रोविजंस थे। पहला ये कि सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में
नॉन ऑफिशियल सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन, और ये प्रीलिम्स के लिए याद रखने वाली बात है, ऑफिशियल मेजॉरिटी यानी सरकारी सदस्यों का बहुमत अभी भी बनाए रखा गया। इसका मतलब जैसे एक मीटिंग में आपको बोलने दिया जा रहा है, चेयर भी दे दी गई है, लेकिन अभी भी बॉस का ही फैसला अंतिम है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। दूसरे प्रोविजन में काउंसिल्स के काम बढ़ाए गए। सदस्यों को अब बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई। इसका उद्देश्य कांग्रेस जैसी संस्थाओं के बढ़ते दबाव को कम करना था। लेकिन क्या वो बजट पर वोट कर सकते थे? नहीं, सिर्फ चर्चा, वोट करने का अधिकार नहीं था। और तीसरा प्रोविजन था इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया। सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल सदस्यों को नॉमिनेशन के जरिए भरा जाने लगा, जो कुछ स्पेसिफिक बॉडीज की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन पर होता था। पर क्या एक्ट में कहीं इलेक्शन शब्द लिखा था? यही तो ट्रैप है। इस एक्ट में इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया था। इसे ऑफिशियल तौर पर नॉमिनेशन ऑन रिकमेंडेशन ही कहा गया। इन लिमिटेड पावर्स से राष्ट्रवादी नेता संतुष्ट नहीं थे और 1909 तक तबाज इतना बढ़ गया कि और सुधार जरूरी हो गए। तो लाया गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसे हम मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। लॉर्ड मॉली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय। अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। 1909 के रिफॉर्म सच में एक बड़ा पॉइंट थे। इसमें 6 मेन प्रोविजंस हैं। पहला ये कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का आकार बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। सेंट्रल काउंसिल में सदस्यों की संख्या 16 से सीधा 60 कर दी गई। 16 से 60, ये तो काफी बड़ा जंप था। हाँ, और दूसरा प्रोविजन बहुमत से जुड़ा था। सेंट्रल काउंसिल में तो ऑफिशियल मेजॉरिटी बरकरार रखी गई, लेकिन प्रोविंशियल काउंसिल्स में पहली बार नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी की अनुमति दे दी गई, यानी प्रांतों में भारतीय बहुमत में आ सकते थे। राइट, और क्या उनकी सवाल पूछने की शक्तियां बढ़ी? बिल्कुल। तीसरे प्रोविजन में डिलिबरेटिव फंक्शंस और बढ़ाए गए। अब सदस्य सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यानी अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पर रेजोल्यूशन या प्रस्ताव भी ला सकते थे। अच्छा, चौथा प्रोविजन क्या था? चौथा प्रोविजन सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। पहली बार भारतीयों को वाइसरॉय और गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यानी एसपी सिन्हा पहले भारतीय बने जिन्हें लॉ मेंबर के रूप में शामिल किया गया। वैसे यहाँ मैं चाहूंगी कि आप इस लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में शामिल होने के अंतर को थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। श्योर। देखिए, 1861 में जो 3 भारतीय शामिल हुए थे वो सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, यानी कानून पर चर्चा करने वाली जगह। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो कोर कैबिनेट होती है जो देश चलाती है, फैसले लेती है। एसपी सिन्हा का 1919 में उस कोर कैबिनेट में जाना एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। राइट, ये बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। अब आते हैं 5वें प्रोविजन पर, जो शायद इस एक्ट का सबसे डार्क हिस्सा है। इसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट यानी पृथक निर्वाचन के तहत मुस्लिम्स के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसका मतलब था कि मुस्लिम उम्मीदवारों को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे सकते थे। ओह वाह, ये तो क्लियर कट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश। बिल्कुल, इसने सांप्रदायिकता को कानूनी रूप दे दिया। इसीलिए एग्जाम फैक्ट याद रखिए, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। और छठे प्रोविजन में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशंस, यूनिवर्सिटीज और जमींदारों के लिए भी अलग रिप्रेजेंटेशन लाया गया। तो सांप्रदायिक बीज तो यहाँ बो दिए गए थे। लेकिन 1917 में अंग्रेजों ने पहली बार ये घोषणा की कि उनका लक्ष्य भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना है। इस घोषणा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जन्म दिया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। ये 1921 में लागू हुआ। अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ये 1919 का एक्ट काफी बड़ा है। इसमें 10 प्रोविजंस है। पहला प्रोविजन ये था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल विषयों यानी सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया गया। अब दोनों अपने अपने हिस्से के विषयों पर कानून बना सकते थे, लेकिन हाँ, ढांचा अभी भी यूनिटरी ही था, फेडरल नहीं। अच्छा, और इसका सबसे फेमस प्रोविजन क्या था? दूसरा प्रोविजन जो सबसे फेमस है, प्रांतों में यानी प्रोविंसेस में डायरकी या द्वैध शासन लागू किया गया। इसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। देखिए, डायरकी का ग्रीक में मतलब ही है डबल रूल। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ भारतीय मंत्रियों को दिए गए जो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह थे, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे पुलिस और फाइनेंस
गवर्नर ने अपने पास रखे जिनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। ये सिस्टम बुरी तरह फेल हुआ। बिल्कुल फेल होना ही था। तीसरा प्रोविजन क्या था? तीसरे प्रोविजन के तहत देश में पहली बार बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनवाद और डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। सेंट्रल लेजिस्लेचर को अपर हाउस और लोअर हाउस में बांट दिया गया। राइट। और चौथा प्रोविजन? चौथा प्रोविजन ये था कि वाइसरॉय की 6 सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब 3 भारतीयों का होना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि कमांडर इन चीफ अभी भी ब्रिटिश ही रहता था। और जो पिछले एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए थे, उनका क्या हुआ? उसे और बढ़ा दिया गया। 5वें प्रोविजन में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विस्तार सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस तक कर दिया गया। 6ठे प्रोविजन में लिमिटेड फ्रेंचाइज मिली, यानी वोट देने का अधिकार तो मिला, पर सबको नहीं, सिर्फ उन्हें जिनके पास प्रॉपर्टी थी, टैक्स देते थे या एजुकेशन थी। मतलब आम आदमी अभी भी वोट से दूर था। बिल्कुल। 7वां प्रोविजन प्रशासनिक था। लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का नया पद बनाया गया ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कुछ काम इसे ट्रांसफर किया जा सके। 8वां प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात हुई, जिसके तहत 1926 में सेंट्रल पीएससी बना। और बजट को लेकर भी तो कोई बड़ा बदलाव हुआ था। हाँ, 9वां प्रोविजन पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। अब प्रांत अपना बजट खुद बना सकते थे। और आखिरी 10वां प्रोविजन ये था कि इस एक्ट की जांच के लिए 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा। पर हम जानते हैं कि डायरकी फेल रही और जो कमीशन 10 साल बाद आना था वो 2 साल पहले ही 1927 में आ गया, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य आए, पर सभी ब्रिटिश थे, इसलिए इसका पूरे भारत में बहिष्कार हुआ। एग्जैक्टली। और इस साइमन कमीशन ने सिफारिश की कि डायरकी खत्म करो और फेडरेशन बनाओ। इसी पर चर्चा के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। और इसी बीच 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, जहां रैमजे मैकडॉनल्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट को डिप्रेस्ड क्लासेस यानी एससीज तक बढ़ा दिया, जिसके खिलाफ गांधी जी ने जेल में अनशन किया। और फिर पूना पैक्ट हुआ। बिल्कुल। पूना पैक्ट में जॉइंट इलेक्टोरेट रखा गया, पर एससीज के लिए सीटें रिजर्व कर दी गईं। इन्हीं सब डिस्कशंस और रिपोर्ट्स का जो फाइनल नतीजा था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। हमारे आधुनिक संविधान पर इसका सबसे गहरा असर है। अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक-एक करके डिटेल में समझते हैं। ठीक है। इस बड़े एक्ट में 10 मेन प्रोविजंस थे। पहला, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव आया। शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा गया। फेडरल लिस्ट में 59 विषय, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 विषय और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 विषय। यहाँ एग्जाम इनसाइट ये है कि रेजिड्यूरी शक्तियां यानी बचे हुए विषय वाइसरॉय को दिए गए थे। पर सच तो यह है कि प्रिंसली स्टेट्स जुड़ने को तैयार नहीं थे, तो ये फेडरेशन कभी बना ही नहीं। सही कहा। दूसरा प्रोविजन ये था कि प्रांतों से डायरची को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। अब गवर्नर को मंत्रियों की सलाह से काम करना था। ये 1937 में शुरू हुआ और 1939 में खत्म। तीसरे प्रोविजन में वही डायरची जो प्रांतों में फैली हुई थी, उसे सेंटर में लगाने का प्रस्ताव लाया गया। और क्या वो कभी लागू हुई? नहीं, इस सेंटर वाली डायरची कभी प्रैक्टिकली आई ही नहीं। चौथा प्रोविजन था कि 11 में से 6 प्रांतों में बाई कैमरलिज्म लाया गया। ये प्रांत थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और संयुक्त प्रांत। और वोट डालने वाले अधिकारों में क्या हुआ? 5वें प्रोविजन में अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और आगे बढ़ाई। सेपरेट इलेक्टोरल्स को डिप्रेस्ड क्लासेस, महिलाओं और मजदूरों तक बढ़ा दिया। 6ठे प्रोविजन में 1858 से जो काउंसिल ऑफ इंडिया चली आ रही थी, उसे समाप्त कर दिया गया। अब सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट को बस एक सलाहकारों की टीम दी गई। राइट। और 7वां प्रोविजन? 7वें प्रोविजन में फ्रैंचाइज का विस्तार हुआ। लगभग 10% आबादी को अब वोट देने का अधिकार मिल गया। संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस के नजरिए से देखा जाए तो ये एक्ट बहुत अहम था। बिल्कुल। 8वां प्रोविजन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, ताकि देश की मुद्रा को नियंत्रित किया जा सके। 9वें प्रोविजन में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस भी बनाए गए। और 10वें प्रोविजन के तहत 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई,
ताकि सेंटर और प्रोविंसेस के बीच के झगड़े सुलझाए जा सकें। तो देखा जाए तो 1935 के एक्ट ने हमारे आधुनिक संविधान का ढांचा पूरी तरह से तैयार कर दिया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध और आज़ादी के दबाव के बाद 3 जून 1947 के माउंटबैटन प्लान के बाद अंत में आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक-एक करके डिटेल में समझते हैं। ये आखिरी एक्ट है जिसमें 13 प्रोविजंस हैं जो भारत को आज़ादी दिलाते हैं। पहले प्रोविजन के तहत 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया गया और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु यानी सॉवरेन राज्य घोषित किया गया। दूसरे प्रोविजन में भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र डोमिनियंस बनाए गए। वेट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। डोमिनियन शब्द का सटीक मतलब क्या है? एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम 1947 में पूरी तरह आज़ाद नहीं थे? नहीं, पूरी तरह आज़ाद थे। देखिए, डोमिनियन का टेक्निकल मतलब बस इतना था कि जब तक ये दोनों देश अपना संविधान तैयार नहीं कर लेते, तब तक राज्य के प्रमुख के रूप में ब्रिटिश क्राउन सिर्फ सिंबॉलिक रूप से मौजूद रहेगा। लेकिन रियल पावर और सॉवरेंटी हमारे पास ही थी। अच्छा, क्लियर हो गया। तीसरा प्रोविजन क्या था? तीसरे प्रोविजन में वॉइसरॉय का पद समाप्त कर दिया गया। दोनों डोमिनियंस के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए गए, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश राजा करता था, पर हमारी अपनी कैबिनेट की सलाह पर। चौथे प्रोविजन ने दोनों देशों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज यानी संविधान सभाओं को पूरी शक्ति दी कि वो अपना संविधान खुद बनाएं और किसी भी ब्रिटिश एक्ट को रद्द कर दें। यानी संविधान सभा अब एकदम सॉवरेन संस्था बन गई थी। एग्जैक्टली। पांचवें प्रोविजन ने तय किया कि जब तक नया संविधान ना बन जाए तब तक ये संविधान सभाएं ही विधायिका यानी लेजिस्लेचर के रूप में भी काम करेंगी। छठे प्रोविजन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। सातवें प्रोविजन ने देशी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स पर से ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी सर्वोपरिता खत्म कर दी। और आठवां प्रोविजन? आठवें प्रोविजन ने इन रियासतों को पूरी आज़ादी दी कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या फिर आज़ाद रहें। और इसी वजह से एकीकरण की वो बड़ी चुनौती सामने आई थी जिसे बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से हैंडल किया। बिल्कुल सही कहा। 9वें प्रोविजन में तय हुआ कि जब तक देश का नया संविधान लागू नहीं होता, दोनों देशों का शासन 1935 के एक्ट के तहत ही चलेगा। 10वें प्रोविजन ने ब्रिटिश राजा की किसी भी बिल पर वीटो करने के अधिकार खत्म कर दिए। अब ये पावर सिर्फ गवर्नर जनरल के पास थी। राइट। 11वां प्रोविजन क्या कहता है? इस प्रोविजन में गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर्स को सिर्फ नाम मात्र का यानी नॉमिनल हेड बना दिया गया। उन्हें अब मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना था। 12वें प्रोविजन में इंग्लैंड के राजा के टाइटल से एम्परर ऑफ इंडिया शब्द हमेशा के लिए हटा दिया गया। और आखिरी 13वें प्रोविजन के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा सिविल सर्विस में की जाने वाली नियुक्तियों को रोक दिया गया। तो यहाँ आकर हमारी ऐतिहासिक टाइमलाइन कंप्लीट होती है। लेकिन देखिए, यूपीएससी की तैयारी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के ट्रैप्स के हिसाब से रिवाइज ना कर ले। तो अब आते हैं हमारे फाइनल रिवीजन ब्लॉक पर। एक्सपर्ट, चलिए उन प्रीलिम्स ट्रैप्स पर बात करते हैं जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा फंसते हैं। बिल्कुल, चलिए रैपिड फायर अंदाज में देखते हैं। ट्रैप 1, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहते हैं? याद रखिए, ये लॉर्ड मिंटो हैं 1909 के एक्ट से। राइट। और ट्रैप 2 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले भारतीय कब शामिल हुए? हाँ, और यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर 1861 टिक कराते हैं, जबकि 1861 में भारतीय सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट हुए थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एसपी सिन्हा 1909 में शामिल हुए थे। एकदम सही। ट्रैप 3 पर आते हैं, डायार्की यानी द्वैध शासन कहाँ और कब आई? याद रखिए, प्रांतों में यानी प्रोविंसेस में डायार्की 1919 में आई थी, जबकि सेंटर में इसे 1935 के एक्ट में प्रस्तावित किया गया था। ये दोनों अलग अलग हैं। ट्रैप 4, 1935 के एक्ट में रेजिडुअरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियां किसे मिली थीं? ये सेंटर को नहीं बल्कि वाइसरॉय को दी गई थी। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। और आखिरी ट्रैप 5, बाइकैमरलिज्म, ये कब और कहां लाया गया? देखिए, देश या सेंटर के लेवल पर ये 1919 में लाया गया, जबकि प्रांतों या प्रोविंसेस में ये 1935 के एक्ट के तहत 6 प्रांतों में लाया गया। तो अगर हम एक क्विक कंपैरिजन करें तो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर दिखती है। 1909 में उन्होंने मुस्लिम्स के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाया,
1919 में इसे सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस तक बढ़ाया गया और 1935 में इसे दलितों, महिलाओं और मजदूरों तक खींच दिया गया। और वैचारिक रूप से देखें तो 1919 में जो डायरकी आई वो एक आधा अधूरा और फेल हुआ प्रयास था, लेकिन 1935 में जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली तब जाकर लगा कि हाँ, प्रांतों में एक रिस्पॉन्सिबल सरकार काम कर रही है। क्या बात है, ये रिवीजन ब्लॉक वाकई एक मास्टर क्लास था। तो आज के इस डीप डाइव में हमने देखा कि 1947 के एक्ट के साथ तकनीकी और कानूनी रूप से क्राउन रूल समाप्त हो गया, लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। आज भी हमारे प्रशासन में ऑर्डिनेंसेस निकालने की शक्ति, सदनों का बाइकैमरलिज्म, पब्लिक सर्विस कमीशंस, यहाँ तक कि हमारे आधुनिक संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी 1935 के ब्रिटिश ढांचे से निकला है। ये सच है। तो आज के लिए सोचने का विषय ये है, भले ही हम 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन क्या हम आज भी मानसिक और प्रशासनिक रूप से कहीं न कहीं 1935 के एक्ट के साये में ही शासन कर रहे हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर आगे पढ़ाई करते वक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। इस शानदार चर्चा और गहरे विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स से गुजारिश है कि इस चर्चा को अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।